हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है धर्मराज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लेट्स क्रैक बीएसईबी पे। तो अब आप लोग क्लास 9 से 10th में आ चुके हैं, ठीक है। आपके सीनियर्स का एग्जाम भी खत्म हो चुका है, अब अगली बारी आप ही की है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत कीजिए, अच्छे से तैयारी में लग जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, जहां आप लोगों को साइंस और सोशल साइंस की सारी तैयारियां करवाने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे, हमारे पास पूरा साल है, ठीक है। बस तैयारी करते जाइए, रुकिए नहीं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। हमारे राजनीति शास्त्र का पहला चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। राजनीति शास्त्र में ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो ज्यादातर आपको कोई पॉइंट या कोई डाटा वाला नहीं होता है, वो आपको सोच के समझ के आधार पे ही आपको उसका उत्तर देना होता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, इसमें ज्यादा चीजें याद करने वाली नहीं होती है, समझने की बात होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लोकतंत्र, क्योंकि हमारा चैप्टर ये है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है। लोकतंत्र क्या होता है मेरे भाई। तो देखो, पहले के समय में जो होता था, पहले के समय में राजा हुआ करते थे, ठीक है। पहले के समय में राजा हुआ करते थे और एक पूरे क्षेत्र पे उसका राज होता था। उस पूरे क्षेत्र पे राजा जो निर्णय लेता था वो लागू होता था और कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं था। कोई भी उस व्यक्ति को, उसके नियमों को, उसके द्वारा लागू किए गए किसी भी नियम को टाल नहीं सकता था, ठीक है, नहीं तो उसको सजा दी जाती थी। अब होता यह था कि एक अकेला आदमी सारे लोगों के लिए क्या कर देता था, नियम बना देता था। अब राजा तो रहा महलों में, उसे क्या पता गरीबों को क्या सहना पड़ रहा है। अब इस तरीके की चीजें इस समय में क्या होता था कि राजाओं के द्वारा गरीबों पे बहुत ज्यादा अत्याचार होता था, या फिर राजा को पता ना हो या जानबूझकर भी। तो एक आदमी अकेला राजा अपनी मनमानी कर लेता था, जो मन होता था नियम लगा देता था, जो मन होता था कर लगा देता था, ठीक है, जिससे बेचारे गरीब लोगों को और जनता को काफी तकलीफ होती थी। फिर जब ये सारी चीजें खत्म हुई तब लोगों ने लोकतंत्र लाए। अब लोकतंत्र में क्या होता है, तो राजतंत्र में शासन राजा के हाथों में होता है और लोकतंत्र में शासन जनता के हाथों में होता है। कैसे होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ में यहां पे इतना ही समझना है कि जो लोकतंत्र है उसमें सारे लोग आपस में मिलकर शासन चलाते हैं, सारे लोग मिलकर नियम बनाते हैं, ठीक है, एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं, जहां शासन में हर व्यक्ति की भागीदारी होती है, ठीक है, जहां शासन में हर व्यक्ति जुड़ा हो, ठीक है, हर कोई अपना अधिकार मांग सकता हो। तो ऐसे शासन को हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र। अब इस लोकतंत्र के बारे में जो है अब्राहम लिंकन साहब जो थे, ठीक है, उन्होंने लोकतंत्र के बारे में एक लाइन कही थी। उन्होंने क्या कहा था कि लोकतंत्र जो है, उन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए किया जाने वाला शासन है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया जाता है, ठीक है। पूछेगा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह वाक्य किसका है या ये किसने कहा था। याद रखेंगे ये किसने कहा था, तो ये कहने वाले थे हमारे अब्राहम लिंकन। कौन थे, अब्राहम लिंकन, ठीक है। अब देखिए लोकतंत्र जो है हमारा, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, लोकतंत्र को इंग्लिश में हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बनता है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस मतलब लोक और इसका मतलब होता है हमारा शासन, यानी कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है। लोकतंत्र कैसा प्रणाली है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा प्रणाली है जिसमें लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है, ठीक है। लोग अपने लिए डिसीजंस खुद लेते हैं, यहां समझ में आ गया। तो ऐसे शासन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं, समझ में आया। और यही अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि लोकतंत्र क्या है, जनता का, ठीक है, जनता का शासन है, जनता के द्वारा ही यह शासन किया जाता है, ठीक है। और
जनता के लिए ही शासन किया जाता है। अब लोकतंत्र जनता का शासन कैसे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो क्या होता है, चुनाव होता है, वोटिंग होती है, चाहे वो मुखिया का हो, प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, यानी विधानसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, या पंचायत वाला चुनाव हो, हर जगह चुनाव होता है। हम लोग जाते हैं, वोट देते हैं और वोट देकर अपना नेता चुनते हैं। तो हम लोग क्या किए, हम लोग एक व्यक्ति पे विश्वास किए कि ये जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को चुने हम लोग आपस में मिलकर कि ये जो व्यक्ति है ये हमारे लिए सही डिसीजन ले सकता है। ठीक है, हमको विश्वास है कि ये जो डिसीजन लेगा वो सही होगा। तो हम लोग आपस में मिलकर एक व्यक्ति को चुनते हैं कि ये हम पे क्या करेगा, ये हम पे शासन कर सकता है, ये हमारे लिए नियम बना सकता है। ठीक है, यानी कि लोग खुद से चुनकर क्या किए, एक व्यक्ति को भेजे। तो लोग खुद पे शासन करने के लिए खुद से चुनकर भेजे कि हाँ हम लोग आपस में चुनते हैं तुमको, तुम हम लोग पे शासन करो। ठीक है, तुम हमारे लिए नियम बनाओ, तुम हमारे विकास के बारे में सोचो, ठीक है, तुम हमारे भले के बारे में सोचो। तो इस तरीके से लोकतंत्र क्या हो जाता है, लोगों का शासन हो जाता है। ठीक है, जहां लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र जानने के बाद हमको जानना पड़ेगा लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझने के लिए हम लोग बहुत ही अच्छा से एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक क्लास है, आप लोगों का क्लास है, 10th क्लास है। ठीक है, आप जिस स्कूल में जाते हैं आपके क्लास में एक मॉनिटर बना दिया गया। ठीक है, आप लोगों ने सभी क्लास के बच्चों ने एक साथ मिलकर अपने क्लास से किसी बच्चे, एक बच्चे को चुना और उसको मॉनिटर बना दिया। ठीक है, अब क्लास में क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे डिसीजन वो मॉनिटर ले रहा है। अगर वो सारे डिसीजन मॉनिटर ले रहा है जिसको आपने चुना है, तो ये हो जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर इस तरीके से जो हम लोग देखें तो ये हो जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जब सारे क्लास के बच्चे एक साथ मिलकर, मॉनिटर नहीं, सारे क्लास के बच्चे एक साथ मिलकर कोई नियम तय कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें सारे बच्चे एक साथ प्रत्यक्ष रूप से अपना डिसीजन देते हैं। समझ में आ गया? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में डिसीजन सारे लोग एक साथ मिलकर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। डिसीजन में, किसी भी डिसीजन में सारे लोग मिलकर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, यानी सीधे सीधे भाग लेते हैं, सीधे सीधे अपना मत देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, और जिसमें हम लोग प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, जिसमें हम लोग प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। जैसे अभी आपको बताएं कि क्लास मॉनिटर हम लोग चुने और वो मॉनिटर हमारे लिए क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। तो जब हम किसी को प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, मॉनिटर क्या हो गया, हमारा प्रतिनिधि हो गया, जिसको हम लोगों ने चुनकर भेजा। तो जब हम लोग किसी प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं और वो हमारे लिए डिसीजन लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बिल्कुल बने रहिए। बहुत ही आसान सा, भारी चैप्टर नहीं और बहुत ही मजेदार चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी राजनीति के बारे में, जो कि हम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे आसपास सभी चीजें होती है लेकिन हमें पता नहीं होती है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें हमें राजनीति के बारे में पता होगी, हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसे राजनीति चल रही है, इन सब चीजों के बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चलेंगी। ठीक है, तो बस बने रहिए। ठीक है, देखिए, तो समझ में आ गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको बोलते हैं जहां लोग सीधे सीधे भाग लेते हैं डिसीजन में। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको बोलते हैं जहां लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं और वो डिसीजन लेता है। ठीक है, तो जब प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, और जब डायरेक्ट लोग अपना डिसीजन देते हैं तो वो हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। ठीक है, अब चलिए, तो ये हो गया हमारा लोकतंत्र का प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब आगे देखिए। अच्छा हाँ, आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। तो देखिए, अभी जो है स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है वहां क्या होता है, सारे लोग एक साथ मिलकर सीधे डिसीजन देते हैं, डायरेक्ट डिसीजन देते हैं अपना। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसके अलावा प्राचीन यूनान, अभी जो वर्तमान में, हाँ यही है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो हमारे भारत में भी है। हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। हम लोग मुखिया चुनते हैं, अपना विधायक चुनते हैं, अपना सांसद चुनते हैं, ठीक है। अलग अलग चुनाव में हम लोग विधायक, सांसद, मुखिया सब चुनते हैं और वो लोग हम पे क्या करते हैं, हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, हम पे शासन करते हैं। यानी कि हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। हम लोग डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं और वो हमारी तरफ से डिसीजन लेते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ लिए, लोकतंत्र के प्रकार के बारे में भी पढ़ लिए। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी, यहां पे देखना सत्ता किसको कहते हैं? सत्ता पावर। सत्ता मतलब पावर, शासन को चलाने का जो पावर है, शक्ति है, ठीक है। शासन को चलाने की जो शक्ति है उसी को हम लोग बोलते हैं सत्ता, ठीक है। जिसके हाथ में सत्ता होगी वही देश का शासन चलाएगा। समझ में आ गया? तो देश को चलाने की जो शक्ति है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सत्ता बोलते हैं। अब ये जो देश को चलाने की शक्ति है वो हम लोग किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्या पता जिस एक व्यक्ति के हाथों में हम दे रहे हैं वो बदल जाए या फिर वो अच्छा हो ही ना, उसके मन में खोट हो, वो अपना मनमानी करना शुरू कर दे, वो लोगों का बुरा करना शुरू कर दे, ठीक है, वो स्वार्थी हो जाए, अपने बारे में सोचने लगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग किसी एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता यानी कि पूरा का पूरा शासन चलाने का पावर, पूरे देश का कारोबार दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र में इसके लिए क्या किया जाता है? लोकतंत्र में इसके लिए उपाय निकाला जाता है सत्ता की साझेदारी। साझेदारी मतलब क्या होता है? साझेदारी मतलब होता है बांटना। साझेदारी मतलब बांटना। जैसे मान लेते हैं आप चार लोगों का, चार दोस्त है, आप लोगों का चार दोस्तों का एक ग्रुप है, ठीक है। चार दोस्तों का एक ग्रुप है। अब क्या होता है कि आप तीन दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी चौथा दोस्त एक कुरकुरे का पैकेट लेकर आता है। अब वो चौथा दोस्त जो कुरकुरे का पैकेट लेकर आता है वो क्या करता है? कुरकुरे का पैकेट फाड़ता है, थोड़ा दूसरे को भी देता है, थोड़ा आपको भी देता है और चारों दोस्त आपस में बांट कर खाते हैं। तो आप लोगों ने उस कुरकुरे को क्या कर लिया? उस कुरकुरे का साझेदारी कर लिया, यानी आपस में बांट लिया, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी। तो जो हमारा सत्ता है, हमारे देश को चलाने का जो पावर है, उसको भी हम लोग एक व्यक्ति के हाथों में नहीं देते हैं, उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, उसकी साझेदारी कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना देकर उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सत्ता की साझेदारी, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग डेफिनेशन, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो सरकार की शक्तियों को, ठीक है, सरकार की शक्तियों को समाज के अलग अलग समूहों, धर्मों, जातियों और शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बांट देना क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अब देखिए, अगर हम लोग क्या करें, एक व्यक्ति को पूरी शक्ति दे दे और जिस व्यक्ति को हम पूरा पावर दिए देश को चलाने का, वो निकल गया हिंदू, तो उसके मन में धार्मिक ये ज्यादा है, वो धर्म से उसको ज्यादा लगाव है, तो वो क्या करेगा? अपने धर्म के प्रति ज्यादा जागरूकता दिखाएगा, लोगों को मोटिवेट करने लगेगा, अपने धर्म की बड़ाई तारीफ करने लगेगा, ठीक है। किसी भी एक धर्म को, ये धर्म को हम लोग दे देते हैं, तो वो क्या करेगा? अगर इस तरीके को कोई काम कर दिया तो बाकी जो लोग हैं हमारे देश में, उस धर्म के अलावा बाकी जो लोग हैं उनके साथ तो अन्याय होगा, उनको तो बुरा लगेगा, उनको तो खराब लगेगा। अब ये जो खराब लगेगा, इससे क्या होंगे? इससे दंगे होंगे, इससे लोगों के बीच टकराव होगा, ठीक है। तो यही इसी तरीके की टकराव ना हो, इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं? पावर को बांट देते हैं। तो ये हर जगह होता है, हम लोग अलग अलग धर्मों में बांट देते हैं, अलग अलग समूहों में बांट देते हैं, अलग अलग जातियों में बांट देते हैं, ठीक है। हर स्तर पे हम लोग बांट देते हैं। सिर्फ एक धर्म के लोग ही नहीं रहेंगे शासन में, सिर्फ एक जाति के ही नहीं रहेंगे, सिर्फ पुरुष ही नहीं रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी, ठीक है। तो हर तरह के लोगों में हम लोग क्या कर देते हैं? शासन को, सत्ता को बांट देते हैं और यही क्या कहलाता है हम लोगों का? सत्ता का साझेदारी, ठीक है। सत्ता की साझेदारी कहलाती है। इस तरीके से जो पावर है उसको अलग अलग लोगों में, अलग अलग धर्म, जाति, समूह, सबके लोगों में क्या कर देना? बांट देना। थोड़ा तू भी ले, थोड़ा तू भी ले, थोड़ा तू भी ले, थोड़ा तू भी ले, सबको बांट दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हम लोगों का? ये हो जाता है सत्ता की साझेदारी।
अब सत्ता की जो साझेदारी है वो क्यों जरूरी है, इसको समझने के लिए हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, दो कहानियां पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम की कहानी, बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चीज है, देखिएगा आप लोग। हम लोग पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम होता क्या है कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम कहां का है? बेल्जियम यूरोप का है, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। छोटा सा कितना? तो हमारा जो भारत का हरियाणा है लगभग उसी के बराबर है। हमारे भारत का जितना बड़ा हरियाणा है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के बराबर बिल्कुल क्या है? बेल्जियम का साइज है। इसका क्षेत्रफल हरियाणा के बराबर है, ठीक है, इतना ही छोटा है। लेकिन यहां जो धर्म के लोग हैं वो अलग अलग है। देखिए, धर्म नहीं, ये यहां के लोगों में जो हुआ दिक्कत, वो किसके आधार पर हुआ? भाषा के आधार पे। किसके आधार पे? भाषा। यहां होता क्या है कि यहां के लोग जो थे, यहां जो पूरी जनसंख्या थी उसमें 59% लोग क्या बोलने वाले थे? 59% लोग, देश की कुल आबादी का 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते थे और डच बोलते थे। अब देखिए, हमारा जो फ्लेमिश इलाका है वो कौन सा है? ये कम नीला वाला हमारा क्या है? फ्लेमिश है, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, तो इस पूरे बेल्जियम का 59% लोग इधर रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? डच भाषा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोग हैं, 40% जो लोग हैं, वो 40% लोग दूसरी तरफ रहते हैं। कहां? वो लोग रहते हैं वलोनिया में। कहां रहते हैं? वलोनिया में। और ये जो वलोनिया में रहते हैं ये बोलते हैं, ये जो 40% है ये बोलते हैं फ्रेंच। कौन सी भाषा? फ्रेंच। कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब इधर 59% लोग, इधर 40% लोग, ये लोग बोलते हैं डच, ये लोग बोलते हैं फ्रेंच, ठीक है। अब इन दोनों में भाषा के कारण, इसके अलावा जो यहाँ 1% लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो जर्मन बोलते हैं, ठीक है। कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मन। अब इन सब ये यहां तक तो फिर भी बातें ठीक थी। अब आ जाता है बीच में क्या? बीच में आती इसकी राजधानी ब्रुसेल्स। ये देखिए, ये जो इसका छोटा सा भाग आपको दिख रहा है ये है इसकी राजधानी ब्रुसेल्स। अब ये जो ब्रुसेल्स है यहां पर जाता है बिल्कुल ही उल्टा, यहां मामला पड़ जाता है बिल्कुल उल्टा। देखिए क्या होता है, यहां के लोग, पूरे देश में तो डच बोलने वाले ज्यादा लोग हैं 59% और फ्रेंच बोलने वाले 40%। लेकिन जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में क्या होता है कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं, ठीक है। देश में ध्यान से समझिएगा, पूरे देश में 59% लोग डच बोलते हैं जो किस इलाके में रहते हैं? फ्लेमिश इलाके में, ठीक है। और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं जो वेलोनिया इलाके में रहते हैं। लेकिन इस बेल्जियम की जो राजधानी है, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, इस ब्रुसेल्स में क्या होता है? ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अब इसके कारण जो होता है यहां के लोगों में बड़ा टकराव होता है, क्योंकि पूरे देश में क्या है? पूरे देश में डच भाषी लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन राजधानी में फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या ज्यादा है और बहुसंख्यकों का दबदबा होता है राजनीति में, ठीक है। जिनकी संख्या ज्यादा होती है, सरकारें भी सोचती है कि अगर जिनकी संख्या ज्यादा है उनकी बातों को मानेंगे तो क्या होगा? हमें वोट ज्यादा मिलेंगे, अगली बार हम जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही जो लोग हैं, यहां के 59% डच बोलने वाले और यहां के पहले से जो फ्रेंच बोलने वाले 80% है, ये दोनों चाहते थे कि हम यहाँ बहुसंख्यक में ये 80% फ्रेंच बोलने वाले जो राजधानी में, उनको लगता था कि राजधानी है, सरकार तो यही है, अगर हमारी ज्यादा संख्या तो हमारी बात माननी चाहिए। डच वाले बोलते पूरे देश में तो हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारी बातें माननी चाहिए, ठीक है। और इसके कारण इनमें आपस में खूब ज्यादा टकराव होता था, खूब दंगे होते थे, खूब लड़ाइयां हुआ करती थी, ठीक है। लोगों में आपस में क्या होती थी? लड़ाइयां हुआ करती थी। अब इस स्थिति में मान लीजिए अगर आप वहां के
शासक है, तो आप क्या कर सकते थे? एक बार सोच के देखिए कि अगर ऐसी स्थिति है, आप यहां के शासक है, तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में? अगर आप यहां के शासक है तो आप क्या करेंगे? किसी एक का साथ देंगे या दोनों का साथ देंगे, या कोई निर्णय आप इस बीच में ले सकते हैं कि जिससे दोनों के क्या हो जाए, दोनों मामला शांत हो जाए? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए वहां की सरकार ने क्या किया, वहां की जो सरकार थी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बीच का रास्ता निकाला। ये हमारा मैप है बेल्जियम का। बेल्जियम की राजधानी आप याद रख लीजिएगा, ब्रुसेल्स होती है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है बेल्जियम की राजधानी के बारे में। आपके एग्जाम में बेल्जियम की राजधानी पूछी जाएगी आपसे, याद रखिएगा, ब्रुसेल्स होती है। अब देखिए यहां होता क्या है, यहां की जो सरकार होती है वो जब इस तरीके की चीजें देखती है तो 1970 से लेकर 1993 के बीच में 4 बार अपना संविधान संशोधन करती है। संशोधन मतलब बदलाव, संविधान में बदलाव। ठीक है, तो यहां की सरकार 1970 से लेकर 1993 तक 23 साल के अंदर 4 बार अपना संविधान संशोधन करती है, संविधान में बदलती है चीजों को कि किसी भी तरीके से इन मामलों को ठीक किया जाए और लोगों के बीच हो रहे इन दंगों को, इन फसादों को, इन झगड़ों को रोका जा सके, लोगों को आपस में एक किया जा सके। देखो सरकार क्या क्या करती है, बहुत ही समझदारी से यहाँ की सरकार ने काम लिया, बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं हुए। उन्होंने जन कल्याण के बारे में सोचा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 बार संशोधन में क्या क्या किया। पहला तो केंद्र सरकार में समानता दी। केंद्र सरकार जो थी उसमें डच भाषी लोगों को और फ्रेंच भाषी लोगों को दोनों के मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। ठीक है, जितने फ्रेंच भाषी लोगों की मंत्री रहेंगे उतने ही डच भाषी लोग मंत्री भी रहेंगे। ठीक है, तो दोनों भाषी लोगों के मंत्रियों की संख्या क्या कर दी, उन्होंने बराबर कर दी। लोग खुश, हमरो मंत्री है, हाँ तो हमरो है। ठीक है, लोगों को यहां पे कोई तकलीफ नहीं हुई, लोग मान गए, हाँ ठीक है हमरो मंत्री है तो हमरो है, दोनों का बराबर मंत्री है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा भी बात उतना ही माना जाएगा जितना उधर से माना जाएगा। अगला उन्होंने क्या किया, उन्होंने शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया, शक्तियों को बांटा। केंद्र सरकार की बहुत सी शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई। ठीक है, दोनों जो फ्लेमिश और लोमानिया जगह था, उन दोनों के जो स्थानीय सरकार थी, जो केंद्र राज्य सरकार थी, उनको बहुत सारी शक्तियां दे दी गई कि तुम संभालो अपना अपना। ठीक है, बहुत ज्यादा जो पावर थी वो किनको दे दी गई, राज्य सरकार को। किसको, राज्य सरकार को। वहां की क्षेत्रीय सरकारों को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, तो जो ब्रुसेल्स राजधानी थी, जहां मामला उल्टा पड़ रहा था, वहां के लिए उन्होंने अलग सरकार बना दिया। ठीक है, वहां अलग सरकार रहेगा और दोनों राज्यों में अलग सरकार रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों अलग अलग जो दोनों क्षेत्र थे, ठीक है, उन्होंने फ्लेमिश और लोमानिया, ये दोनों क्षेत्रों के लिए अलग सरकार बना दी, इसके लिए अलग सरकार बना दी, इसके लिए अलग, सॉरी ये दोनों अलग अलग सरकार थे। और यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो स्थानीय सरकार थी, उनको ज्यादा पावर दे दिया। ठीक है, और केंद्र जो राजधानी थी इसकी ब्रुसेल्स, वहां पे अलग सरकार बना दिया। ठीक है, वहां का सरकार ही अलग बना दिया कि तुम्हारा सरकार अलग रहेगा लो। ठीक है, अब यहां से क्या हो गए, लोग को लगा हाँ ठीक है अब तो ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्या की, एक सामुदायिक सरकार बनाया। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने क्या कर दिया, एक सामुदायिक सरकार बना दिया। अब इन सारे कदमों के कारण वहां क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि बेल्जियम की जो जनता थी उनके बीच जो गृह युद्ध चल रहा था वो गृह युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, भाषा आधार पर जो टूटने वाला था, जो लोग डच और फ्रेंच के नाम पे आपस में लड़ रहे थे, वो क्या हो गया, वो टल गया। उनका बंटवारा, उनके झगड़े, उनका गृह युद्ध, ये सारा चीज टल गया। और उनका इसके बाद क्या होता है, बेल्जियम की इसी शांति और समझदारी के कारण इनको क्या किया गया, जब यूरोप संघ बना, यूरोप संघ जो बना, तो यूरोप संघ का जो क्या रखते थे उसको, मुख्यालय, हेडक्वार्टर। ठीक है, यूरोप संघ का जो हेडक्वार्टर बना वो कहां बनाया गया, ब्रुसेल्स में, क्योंकि ब्रुसेल्स यहाँ के जो बेल्जियम के जो मंत्री थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया अपने देश की विविधता को। ठीक है, लोगों के बीच हो रहे
दंगों को। तो देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया, साझेदारी के कदम उठाए, उन्होंने पावर बांट दिया, उन्होंने पावर दे दिया राज्य सरकारों को, उन्होंने पावर केंद्र सरकार अलग, इसका केंद्र सरकार जो था वो मंत्री दोनों के समान कर दिया, यानी दोनों में समान पावर बट गया, ठीक है, सत्ता को बिल्कुल दोनों में बराबर बराबर बांट दिया। स्थानीय सरकार अपना अपना दे दिया, जो केंद्र सरकार थी उसमें मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी, राजधानी ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार बना दिया, यानी कि कुल मिलाकर सभी को समान शक्ति दिया, लो तुम अपने के लिए जो आवाज उठाना है उठाओ, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से भिड़ कर नहीं, ठीक है। तो इन्होंने बिल्कुल समान रूप से शक्ति को बांटा, सत्ता की साझेदारी कर दी और यहां के लोग बिल्कुल खुश हो गए, ठीक है। अब इसी का उल्टा काम होता है कहां, इसी का उल्टा काम होता है श्रीलंका में। श्रीलंका में भी कुछ इसी तरीके की घटनाएं हुई और वहां देखो क्या होता है, वहां जो श्रीलंका की जो जातीय बनावट थी, वहां सिंह लोगों की संख्या 74% थी, ठीक है, और तमिल लोगों की संख्या 18%। तो ज्यादा कौन हुए, ज्यादा कौन हो गए, सिहिल, जिनकी संख्या 74% है, ठीक है। श्रीलंका के जो लोग वहां के जो सिहिल भाषा बोलने वाले, ठीक है, उनको सिहिली भाषा बोलने वाले उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सिहिल। तो वहां के जो सिहिली लोग थे वो कितने थे, 74%, और जो तमिल बोलने वाले लोग थे वो 18% थे। अब इस 18% तमिल में भी दो तरह के तमिल होते हैं, एक तो होता है जो श्रीलंका के मूल तमिल है, ठीक है, जो वहां के ही रहने वाले तमिल है, तो वहां के ही रहने वाले तमिल 18% और 13% थे 18 में से। लेकिन जो भारत से गए हुए तमिल थे, जो किसी कामवश गए वहां और वहीं बस गए, या फिर नौकरी वोकरी किसी भी तलाश में वहां गए और वहीं रहने लगे, तो भारतीय तमिलों की संख्या कितनी थी, 5% थी, ठीक है। तो समझ में आ गया, यहां क्या था, यहां सिहिलों की बहुसंख्यक, सिहिल लोग जो थे वो बहुसंख्यक में थे, ठीक है, सिहिलों की संख्या ज्यादा थी, तमिलों की संख्या कम थी, 18% थी, उसमें भी दो भागों में था, 13% वहां के मूल तमिल थे और 5% भारत के तमिल थे। इसके अलावा 7% जो लोग थे वहां ईसाई धर्म के थे, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ 7 ईसाई थे जो कि दोनों भाषा बोलते थे, सिहिल भी और तमिल भी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, तो ये जो श्रीलंका है, यहां की सरकार देखिए, अरे वाह, सिहिल लोगों की संख्या ज्यादा है, तमिल वाले तो 18% है, तो क्या करें हम। उन्होंने क्या किया, तो देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था, ठीक है, हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ और हमारे एक साल बाद ही 1948 में श्रीलंका भी आजाद हो गया। उन्होंने, सरकार ने देखा हाँ यहां पर बहुसंख्यक में कौन है, बहुसंख्यक में सिहिल है, सिहिल समुदाय जो है वो क्या है, ज्यादा संख्या में। तो उन्होंने क्या किया, सिहिल समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। उन्होंने 1956 इसके लिए उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया, और वो कानून क्या था, सिहिली लोगों को एकमात्र, अच्छा नहीं, सिहिली को उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा थी सिहिली को घोषित कर दी, राजभाषा। श्रीलंका की राजभाषा किसको घोषित कर दिया, सिहिली भाषा को, जिसके लोग ज्यादा थे, 74% लोग थे सिहिली बोलने वाले, तो इन्होंने सिहिली बोलने वाले लोगों की भाषा को, 74% जो लोग थे उनके भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, ठीक है। अब इससे बाकी लोगों को तो दिक्कत हो गया, ठीक है, मान लो तुम्हारा क्लास है और क्लास में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा स्कूल है, स्कूल में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाई होते हैं। टीचर आए और देखिए कि बच्चा सबको सबसे ज्यादा जो पढ़ने में मन लग रहा है वो मैथ मन लग रहा है, तो यहाँ से सिर्फ मैथ पढ़ाई होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट नहीं। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको हिंदी ज्यादा अच्छा लगता था, या कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको साइंस ज्यादा अच्छा लगता था, तो उनको तो खराब लगेगा, तो क्यों सर हमको तो मैथ नहीं अच्छा लगता, क्या पता उनका मैथ कमजोर हो, मैथ नहीं अच्छा लगता हो, तो इसमें तो दंगे होंगे, छात्र तो मानने से इनकार करेंगे। तो यहाँ के लोगों ने भी, यहाँ के जो तमिल लोग थे उन्होंने भी इसको इनकार करने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने यहीं तक नहीं रोका, जो वहां के नेता थे उन्होंने यहीं तक नहीं रोका कि सिर्फ राज्य भाषा इसको घोषित किया, उन्होंने और कई सारी छूटें दी, उन्होंने नौकरियों में छूट दी, शिक्षा में प्राथमिकता लागू कर दिया। उन्होंने बोला कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिहिली आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी सबसे पहले नौकरी किसको मिलेगा, सिहिली लोगों को। मान लेते कहीं पर 20 गो सीट है,
और वहां पे 100 लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें से 80 लोग सिहिल हैं और 20 लोग दूसरे भाषा तमिल बोलने वाले हैं। तो सिहिलों को पहले सीट दे दिया जाएगा, भले नंबर कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। सिहिल लोगों को पहले सीट दे दिया जाएगा। अब 80 लोग अगर सिहिल भाग वहां दे लेना चाह रहे हैं वो सीट, तो 80 में से अगर 20 ले लिया, फिर भी तो तमिल वाले को लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो नौकरियां है, सरकारी नौकरियां, उसमें पहले किसको दिया जाएगा प्राथमिकता? सिहिल लोगों को, यानी सबसे पहले नौकरी सिहिल लोगों को दे दिया जाएगा। अगर सिहिल लोगों से बच गया तब तमिल वाला को देखा जाएगा, ठीक है। और भी विद्यालयों में स्थान जो दिया जाएगा, नौकरी में, शिक्षा में, हर जगह किसको पहले प्राथमिकता दे दिया? सिहिल लोगों को, ठीक है। उन्होंने बौद्ध धर्म, संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म को ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? उसको बढ़ावा देंगे। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो आप लोगों ने किया कि नौकरियों में सिहिलों को ज्यादा आगे रखेंगे, भले तमिल तेज हो जो भी हो, ठीक है। सिहिल को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया आपने, तो यहां से तो लोगों में दिक्कत हुआ। यहां से इसका परिणाम क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुसंख्यकवाद अपनाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? बहुसंख्यकवाद अपनाया। इन्होंने जो बहुसंख्यक में लोग थे, इनको पता था कि 74% लोग हैं, अगर हम 18% तमिल को छोड़ भी दे तो भी हमको उतना वोट मिल ही जाएगा। 18% कितना ही होता ही है, सब और तमिल मिल के भी अगर हमको वोट ना दे तो भी 18% कमेगा, है ना। और सब अगर बहुत ये सिहिल मिल के दे दे, अगर सब नहीं होते फिर भी 50% से ऊपर दे ही देगा। यानी कि हमारा, अगर हम सिहिलों का साथ देते हैं, हमारा जीतना तो पक्का ही है। तो उन्होंने जातिवाद के हिसाब से या इस तरीके से अपना रवैया दिखाया, जिसके कारण क्या हुआ? श्रीलंका में भयंकर गृह युद्ध हुआ। यहां भयंकर गृह युद्ध हुआ। क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। सरकार के इन फैसलों ने तमिलों को अलग थलग कर दिया। उन्हें लगा कि सरकार उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर रही है। वाकई बात है, सही में नहीं कर रही थी, ठीक है। इसके नतीजे क्या हुए? तो तमिल संगठनों का उदय हुआ। अलग अलग तमिल संगठन बने, ऑर्गेनाइजेशन बने, लोग एक साथ जुड़े, ठीक है। और तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, तमिल इल्म। उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना ली, जिसका नाम क्या रखा? तमिल इल्म, ठीक है। और इन्होंने खुद की एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर दी कि हमको तमिल वालों को एक अलग राज्य बना दो। अगर तुम हमारा ध्यान नहीं रखोगे तो, तुम अगर हमारे बारे में नहीं सोचते हो तो हम तुम्हारे राज्य में क्यों रहे? तो हम तमिल वालों का अलग राज्य बना दो। तुम लेके रहो अपना 74% जनसंख्या, हमको 18% को अलग राज्य बना दो, ठीक है। हम अपना अलग रहेंगे। अगर तुम हमारे बारे में सोचोगे ही नहीं तो हम क्यों तुम्हारे में रहे? तो इन्होंने अलग राज्य की मांग कर दी। गृह युद्ध की शुरुआत, दोनों समुदायों के बीच अविश्वास इतना बढ़ने लगा कि यहां क्या हो गया? भयंकर गृह युद्ध हुआ। लोग आपस में लड़े, खून खराबा हुआ, नदियां बही खून की, ठीक है। इस गृह युद्ध में हजारों लोग क्या हो गए? मारे गए। कितने परिवार को देश छोड़कर जाना पड़ा, और श्रीलंका के सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक विकास को गहरा धक्का लगा। यह युद्ध कब जाकर रुका? 2009 में जाकर समाप्त हुआ, ठीक है। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, और इन्होंने कब यह कर किया था? 1956 में। 1956 में इन्होंने क्या कर दिया? सिहिल को राजभाषा घोषित कर दिया। और उधर से जो दंगे शुरू हुए, जो गृह युद्ध शुरू हुआ, वो अंत में जाकर 2009 में खत्म हुआ। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सत्ता को बांटने की कोशिश नहीं की। इन्होंने सत्ता को बांटने की जगह क्या किया? बहुसंख्यकवाद दिखाया, यानी जिसकी संख्या ज्यादा है उसको ज्यादा पावर दे दिया, और जिसको उसको ज्यादा पावर दिया तो जिसके पास कम पावर गया या जिसको पावर नहीं मिला वो लोग क्या किए? भड़क गए और गृह युद्ध हुआ। तो याद रखना, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग, यानी कि शक्ति को बांटना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? अगर नहीं बांटा गया तो इस तरीके के गृह युद्ध होंगे। हम लोग देखे अभी कि बेल्जियम में जब सत्ता की साझेदारी कर दी गई तो वहां के लोग बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन जब श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं की गई, पावर को नहीं बांटा गया सभी लोगों में, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ गृह युद्ध हो गया। लोग आपस में लड़े भिड़े, खून खराबा हुआ, और काफी पीछे चले गए आर्थिक रूप से भी, ठीक है। संस्कृति हार्स हुआ। तो इस तरीके से सत्ता की साझेदारी ना करना
ना करने का हानिकारक परिणाम होता है। ठीक है, बहुत ही खराब परिणाम आते हैं इसके, इसलिए सत्ता की साझेदारी करना जरूरी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये देखिए सत्ता की साझेदारी में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। ये सवाल आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि बताइए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो आपको बताना है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। कैसे मजबूत बनाती है, तो यह समाज के उपेक्षित वर्गों को, जैसे जो कम संख्या में अल्पसंख्यक है या जो महिलाएं हैं, उनको शासन में हिस्सा देकर, सभी को पावर शेयर किया जाता है, सभी को शासन दिया जाता है, तो महिलाओं को, चाहे जो कम संख्या वाले लोग हैं, उनको भी क्या किया जाता है, शासन में लाया जाता है, उनको शासन में हिस्सा दिया जाता है, उन्हें मुख्य आधार से, मुख्य धारा से जोड़ती है और देश को गृह युद्ध या अलगाववाद से बचाती है। तो देख रहे हैं किस तरीके से जो पावर शेयरिंग है, सत्ता की साझेदारी है, वो किसी देश को बचा सकती है टूटने से, झगड़ने से, अलग होने से, बिखरने से, है ना। ठीक है, एकता में बल है, लेकिन उसके लिए पावर शेयरिंग करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो लोग एक नहीं रहेंगे। अगर आप किसी को सम्मान नहीं देंगे, किसी को पावर नहीं देंगे, किसी को उस तरीके से अधिकार नहीं देंगे, तो वो बिल्कुल भी आपके पास नहीं रहने वाले हैं, आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, आप किसी का अपमान करेंगे तो सभी का अपना अपना आत्मसम्मान होता है, तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। सत्ता की साझेदारी इसलिए बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है और आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ताकि आप एग्जाम में लिख सके। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सत्ता का वितरण। अब देखो हमारे भारत में जो है वो किस तरीके से सत्ता को में बांट दिया जाता है, सत्ता को बांटा जाता है, हमारे लोकतंत्र में कैसे पावर को अलग अलग स्टेजेस पे बांटा जाता है, उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 तरीके के वितरण देखने वाले हैं। पहला तो हम लोग देखेंगे, पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्षैतिज वितरण, और दूसरा हम लोग देखेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्षैतिज वितरण किसको कहते हैं। देखिए क्षैतिज वितरण, अच्छा क्षैतिज आपको पता है कैसे कहते हैं। देखिए 2 लाइन्स होती है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन जो होती है, ऐसे सीधी जो लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, और इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो जब शासन को एक ही स्तर पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज वितरण, और जब अलग अलग स्तर पर उसको बांटा जाता है, एक ही समूह, एक ही पावर को अलग अलग स्तर पर बांटा जाता है, अलग स्टेजेस पे बांटा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्षैतिज वितरण के बारे में समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन याद रखिएगा आप लोग। क्षैतिज वितरण किसको बोलते हैं, जब सरकार के एक ही स्तर पर क्या किया जाता है, विभिन्न अंगों में बांट दिया जाता है, उसकी शक्तियों को विभिन्न अंगों में बांट देते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण बोलते हैं। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा जब एक ही स्तर पे हो जाए, समझ में आया ना। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से होते हैं, तो एक ही स्तर पर किस किस में बांटा जाता है, तो एक ही स्तर में पर सरकार को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन होता है, पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका यहां पर काम करती है नियम बनाने का, क्या करने का, नियम बनाने का। ये लोगों के मुद्दे उठाती है, उनसे रिलेटेड नियम बनाती है, पहले से बने हुए नियमों को संशोधित करती है अगर लोग उससे खुश नहीं है तो। ठीक है, तो इनका काम होता है नियम बनाना। ठीक है, इनका काम क्या होता है, नियम बनाना, समझ में आ गया, कानून बनाना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देश के लिए कानून बनाते हैं, चाहे वो संसद हो, सांसद या विधायक हो, ये सारे लोग क्या करते हैं, विधानसभा में, राज्यसभा में, ये लोग वहां जाकर हमारे लिए नियम बनाते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं कार्यपालिका, इनका क्या काम होता है, तो कार्यपालिका का काम होता है कि ये जो नियम बनाए, विधायिका जो नियम बनाए, वो नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसको लागू करना। ठीक है, वो नियम लागू हुआ कि नहीं उसकी देखरेख करना, लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जैसे सरकार ने नियम बना दिया, जैसे विधायिकाओं ने नियम बना दिया कि रोड पर हेलमेट पहनकर चलना जरूरी है, नहीं तो फाइन कटेगा, तो वो तो विधायकों ने नियम बना दिया, विधायिका के द्वारा नियम बना दिया गया, लेकिन उसकी कोई जांच तो करना चाहिए ना, उसको लागू करने को कौन आता है। तो आप जैसे सड़क पे निकलोगे आपको बाहर दिखेगी पुलिस, है ना, दिखेगी पुलिस, अगर देखा आपको बिना हेलमेट के सर गाड़ी चला रहे हो आप, बस पकड़ के फाइन काट देगी।
तो उस नियम को लागू कौन कर रहा है यहाँ पे? पुलिस, है ना। पुलिस देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जो नियम है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो पुलिस किस में आ गई? कार्यपालिका में आ गई। ठीक है, तो जो सारे मंत्रिमंडल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, पुलिस प्रशासन होती है, वो सारे किस में आते हैं? हमारे कार्यपालिका में, जिनका काम होता है नियम को लागू करना, ठीक है, और उसकी देखरेख करना। नियम को लागू करना और उसकी देखरेख करना, समझ में आ गया। लास्ट में आते हैं हमारी न्यायपालिका। ये तीनों के तीनों एक ही स्तर की बात कर रहे हैं हम लोग। इन तीनों के पास एक ही सेम पावर होती है तीनों के पास, ठीक है। न्यायपालिका का क्या काम है? इन्होंने नियम बनाया, इन्होंने चेक किया कि कौन फॉलो, इन्होंने लागू किया और चेक किया कि कौन फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है नियम को, ठीक है, तो उसका न्याय कौन करेगा, उसको सजा कौन देगा? तो वो देगी न्यायपालिका, ठीक है। उसको सजा देने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका। न्यायपालिका में कोर्ट, जज, वकील, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट वगैरह जो होती है वो क्या करती है? न्याय करती है और लोगों को जो दोषी पाया जाता है उसको सजा देती है। तो नियम को फॉलो ना करने पर, ठीक है, या नियम टूटने पर जो न्याय का काम है वो कौन करती है? वो करती है हमारी न्यायपालिका, ठीक है। और इससे क्या होता है? ये जो वितरण, ये जो क्षैतिज वितरण करते हैं हम लोग सत्ता का, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या होता है? सत्ता के क्षैतिज वितरण से संतुलन और नियंत्रण रहता है, बना हुआ रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वितरण के द्वारा, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, किस वितरण के द्वारा संतुलन और नियंत्रण का कार्य होता है? तो नियंत्रण और संतुलन का कार्य किस वितरण के द्वारा होता है मेरे भाई? तो देख मेरे भाई, ये किसके द्वारा होता है? क्षैतिज वितरण द्वारा, ठीक है। होता कैसे है? तो इसमें देखो, इस व्यवस्था में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई भी अंग असीमित पावर नहीं है उसके पास, ठीक है। असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, अनलिमिटेड पावर हम कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई अपना अनलिमिटेड पावर यूज करने की कोशिश करता है तो दूसरा उस पर तुरंत जो रोक लगा देगा। जैसे में हर अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। न्यायपालिका, विधायिका का काम क्या है? वो सिर्फ नियम बना सकता है, उस नियम तोड़ने वालों को सजा नहीं दे सकता विधायिका, ठीक है। विधायिका का काम सिर्फ नियम बनाना है, उस नियम को बनाने के बाद लागू करेगा कौन? कार्यपालिका। लेकिन कार्यपालिका सजा नहीं दे सकता, सजा देगा कौन? न्यायपालिका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे अगर कोई जज है तो जज की जो नियुक्ति होती है, जो जज, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसकी जज की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वो कार्यपालिका द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, जज का, कार्यपालिका, ठीक है। जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कार्यपालिका द्वारा ही की जाती है, समझ में आया। लेकिन जो जज एक बार नियुक्त कर दिया गया, वो क्या कर सकता है? तो वो इस कार्यपालिका के कामों पर नजर रखेगी कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर इसकी गलती पाया गया तो इसको भी सजा दे सकती है, या इसके कामों को रोक सकती है अगर जज को गलत लगा तो, अगर न्यायपालिका को गलत लगा तो इस तरीके से ये सभी एक दूसरे पे क्या करते हैं? नियंत्रण रखते हैं, समझ में आ गया। सभी एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो यही काम क्या होता है? नियंत्रण और संतुलन का। किसके द्वारा? क्षैतिज वितरण द्वारा। तो लोकतंत्र में नियंत्रण एवं संतुलन का कार्य किस वितरण द्वारा होता है? तो याद हो गया मेरे भाई, किसके द्वारा होता है? क्षैतिज वितरण द्वारा होता है। आप लोग थक तो नहीं रहे ना? अरे अभी बहुत लंबा सफर है मेरे भाई, पूरा क्लास 10th है आपका, अभी तो शुरुआत हुआ है, बस लगे रहिए। याद रखिएगा मेरे भाई, चमकने के लिए ना तपना पड़ता है, ठीक है। जब तक आप तपेंगे नहीं, जब तक मेहनत करेंगे नहीं, तब तक कुछ मिलता नहीं है संसार में। चाहे किसी भी फील्ड में हो आप, जरूरी नहीं पढ़ाई ही, पढ़ाई के अलावा भी जो लोग जिस फील्ड में सक्सेस होते हैं, कभी भी किस्मत से सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए मेरे भाई मेहनत ही जरूरी होता है। कहा गया ना, मेहनत करने वालों को किस्मत के भरोसे बैठने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आप कभी मेहनत नहीं करोगे तो आपको वही मिलेगा जो किस्मत के भरोसे बैठे रह जाओगे। फिर जो मेहनत करने वाले छोड़ के चले गए वही आपको मिलेगा, समझ में आ गया। जो ये समझ के छोड़ दे कि ये तो मेरे लायक नहीं, इससे ज्यादा मेहनत करके और बड़ा हासिल कर लेंगे, तो मेहनत करो मेरे भाई। मेहनत हर चीज में मेहनत चाहिए। कोई भी चीज आप बिना मेहनत के नहीं कर सकते हो, समझ में आ गया। चलो लगे रहो, आ जाओ आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का सत्ता का वितरण किसके आधार पे? नहीं, हम लोग पहले पढ़े थे, इससे पहले क्षैतिज वितरण। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है? इसमें अलग अलग स्टेजेस पे बांटा जाता है। जैसे सबसे ऊपर कौन होता है? केंद्र सरकार होता है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन होता है?
केंद्र सरकार। तो ये हो गया पूरे देश का सरकार, ठीक है। पूरे देश के लिए जो सरकार होता है केंद्र सरकार। अब देश के अंदर राज्य है, तो हर राज्य का अपना अपना एक सरकार होता है, राज्य सरकार, ठीक है। अब राज्य के अंदर क्या है, गांव है, जिला है, पंचायत है, तो वहां पे क्या होता है, स्थानीय सरकार बनाया जाता है, ठीक है। स्थानीय सरकार में कौन कौन हो जाते हैं, जैसे नगर पालिका या पंचायत, ठीक है, इस तरीके की चीज, नगर निगम, ये सारी चीजें, पंचायती राज, गांव में पंचायती राज, शहर वगैरह में नगर पालिका वगैरह होता है, ठीक है, और भी बड़े शहर में नगर निगम होते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके की चीजें, तो ये जो छोटे छोटे जगह पे, तो जैसे जैसे नीचे आते वैसे वैसे सरकार अलग अलग जगह अलग अलग होता है, ठीक है। पूरे देश के लिए कौन सरकार हो जाएगा, पूरे देश के लिए केंद्र सरकार हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जो राज्य है उनके लिए अपना अपना राज्य सरकार हो जाएगा, ठीक है। और राज्य के अंदर जो छोटे छोटे जिले हैं या गांव हैं उनके लिए भी अपना अपना सरकार हो जाता है, जिसको लोग बोलते हैं स्थानीय सरकार, जिसमें कौन आ जाते हैं, पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम, ये सारे, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका क्या फायदा है, इससे क्या होता है कि इससे सत्ता सीधे आम जनता तक पहुंच पाती है। देख रहे हो, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की बात तो कहां तक होती है, राज्य का अपना सरकार है, और राज्य की जो भी नियम है उसमें क्या है, सारे अपने अपने सरकार, राज्य के लोग को भी क्या कर दिया गया, अलग अलग सरकार में बांट दिया गया है। पंचायती राज, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केंद्र सरकार के लिए चुनते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को वोट देते हैं हम लोग, ठीक है। राज्य सरकार चुनते हैं, हमारे बिहार में भी नीतीश कुमार जी हम लोग चुने हैं कि हमारे राज्य को चलाएंगे, हमारे देश को मोदी जी चलाएंगे, और हम लोग अपना स्वशासन चलाने के लिए, स्थानीय शासन चलाने के लिए अपना अपना मुखिया चुनते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रतिनिधि चुनते हैं और अलग अलग स्तर पे चुनते हैं, हर स्तर पर हमारे पास सरकार है। तो हम लोग क्या कितने स्तरों पे बांटते हैं इसको, तो ऊर्ध्वाधर वितरण में हम लोग 3 स्तर पे बांटते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। समझ में आ गया। केंद्र सरकार जो पूरे देश का होता है, राज्य सरकार जो अपने राज्य का होता है, और स्थानीय सरकार जो कि छोटे छोटे क्षेत्रों का होता है, गांव नगर का, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सी पूछी जाती है एग्जाम में, जो कि आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। वो 2 चीजें क्या है, वो है कि सामाजिक विविधता और विभाजन में क्या अंतर, विविधता यानी अंतर, विभिन्नता या अंतर, इसको 2 चीजें लिखते हैं, ठीक है। विभिन्नता या अंतर, ठीक है। सामाजिक विभिन्नता या सामाजिक अंतर, उसके अलावा सामाजिक विभाजन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक विभाजन और सामाजिक विविधता में क्या अंतर है, ठीक है। सामाजिक विभाजन और सामाजिक विविधता में क्या अंतर, ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड वाले पूछ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सामाजिक विविधता क्या है। देखिए, विविधता क्या होती है कि आपका क्लास है, तो आपके क्लास में अलग अलग जाति के, धर्म के बच्चे होंगे, हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, ठीक है। अगर अलग अलग धर्म के नहीं है तो अलग अलग जाति के लोग होंगे, है ना। आपके आसपास में, आपके पूरे क्लास में कई सारे 10-12 जाति के लोग बैठे होंगे। तो अगर लोग अलग अलग जाति के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर अलग अलग धर्म, किसी अलग अलग समूह के लोग बैठे हुए हैं, तो ये हो गई विभिन्नता, ठीक है। अगर अलग अलग लोग बैठे हुए हैं तो ये हो गई क्या, विभिन्नता, कि हमारे क्लास में विभिन्नता है, भिन्न भिन्न प्रकार के। मान लीजिए आपका बगीचा है, ठीक है, बगीचा है। अब बगीचा में लाल फूल है, कोई पीला फूल है, कोई उजला है, कोई रंग बिरंगा 2-3 कलर वाला फूल है। तो आपके पूरे बगीचे में अलग अलग कलर के फूल है, ठीक है, सब अलग अलग शेप साइज का फूल है ना। एक बगीचा है बहुत ही सुंदर सा, एक बगीचे में हर कलर का फूल है, कुछ लाल फूल है, कुछ पीले फूल है, कुछ हरे फूल है, ठीक है, कुछ नीले फूल है ना, ठीक है, कुछ उजले उजले भी हैं, ठीक है, कुछ नारंगी भी हैं। हर कलर के फूल आपके बगीचे में अवेलेबल है, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से हर कलर का फूल अगर आपके बगीचे में है तो आपका बगीचा क्या लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो आप इस चीज को क्या कहेंगे, इस चीज को आप कहेंगे कि हमारे बगीचे में क्या है, विभिन्नता है, फूलों की क्या है, विभिन्नता है, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूल हमारे बगीचे में है। वैसे अगर आपके क्लास में अलग अलग तरह के लोग हैं तो आपके क्लास में विभिन्नता है। वैसे अगर आपके समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं,
अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, आपके गांव में अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, वो क्या हो गया, आपके गांव में विभिन्नता हो गई, विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नता, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, समझ में आ गया ना, विभिन्नता हो गई, समझ में आ गया। तो कैसे लोग हैं, सामाजिक विभिन्नता हो गया वो, समाज में अगर विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं तो अच्छी बात है, देख रहे हो कितना अलग अलग प्रकार के फूल है तो सुंदर लग रहा है, समाज में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग होंगे तभी तो एक दूसरे की जरूरतें पूरा करेंगे। मान लो अगर आपके समाज में कुम्हार नहीं है तो पूजा पाठ में बर्तन कहां से लाओगे, मिट्टी वाला, है ना, लोहार नहीं है तो आप हंसुआ खुरपी कहां से होगा, अगर बढ़ई नहीं है तो लकड़ी, चौकी, कुर्सी, टेबल कौन बनाएगा, तो हर व्यक्ति जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के लोग हैं आपके समाज में, तो ये क्या हो गया, ये आपके समाज की विभिन्नता हो गई, क्या हो गई, विभिन्नता। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी चीजों को, इसको हम लोग बोलेंगे सामाजिक विविधता, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब आता है कि जब ये विभिन्नता एक दूसरे से टकरा जाती है, यानी एक धर्म वाला व्यक्ति दूसरे धर्म वाले के साथ, ये हमारा धर्म बेस्ट है, हम बेस्ट है, हमारा ज्यादा है संख्या, तो हमारा ज्यादा है, तो हम ज्यादा ताकतवर है, हम ज्यादा, लोग आपस में लड़ लेते हैं। इस विभिन्नता में धर्म जाति जो अलग अलग विभिन्नता है हमारे समाज में, ये जो अलग अलग विभिन्नता है, इस विभिन्नता के आधार पर अगर लोग आपस में लड़ लेते हैं, लोगों के बीच टकराव हो जाता है और लोग बट जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विभाजन। मान लीजिए आपके जो गांव है वहां दो जाति के लोग, किसी भी दो जाति के लोग बहुत ही ज्यादा संख्या में थे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग यहीं पे देख लें तो हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे जो, चलिए यहाँ पे पिंक फूल की संख्या ज्यादा हो गई और इसके अलावा हम लोग रेड फूल की संख्या भी और ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कई सारे लोग हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये पिंक फूल भी आपके समाज में रहते हैं और रेड फूल भी ये रेड फूल भी आपके समाज में रहते हैं, ये पिंक भी, ये फूलों को तुम लोग समझना, तुम्हारे समाज के लोग हैं, ठीक है। अब ये क्या किए, रेड वाले जो लोग थे ये बोले नहीं हम बेस्ट है, ये हम बेस्ट है, ये बोले नहीं हम बेस्ट है, किसी ना किसी बात पे खुद को ताकतवर दिखाने के चक्कर में या खुद को ऊपर रखने के चक्कर में, अपने स्वाभिमान के चक्कर में, अपने अभिमान के चक्कर में, किसी भी तरीके से ये आपस में अगर लड़ लिए और तुम्हारा समाज बट गया, ठीक है, ए वाला बी वाले से नहीं टोक रहा है, यानी लाल वाला पिंक वाले से नहीं टोक रहा है और पिंक वाला लाल वाले से नहीं, तो वो दोनों क्या हो गया, तुम्हारा समाज बट गया, बट गया यानी विभाजित हो गया, क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक विभाजन। मान लो तुम्हारे क्लास में लड़के भी हैं लड़की भी हैं, ठीक है, दोनों है तो बहुत ही अच्छा है, ये क्या हो गया, लड़का और लड़की का होना क्या हो गया, सामाजिक विभिन्नता। लेकिन किसी दिन लड़का लड़की में झगड़ा हो गया, ठीक है, अब लड़का और लड़की में झगड़ा हो गया, सारे लड़की एक तरफ सारी लड़कियां एक तरफ, ठीक है, तो अब क्या हो गया, तुम्हारा क्लास विभाजित हो गया, बॉयज एंड गर्ल में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया, सामाजिक विभाजन हो गया। उसी तरीके से समाज में भी इसी तरीके के झगड़े होते हैं और लोग बट जाते हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होता है, हिंदू एक तरफ मुस्लिम एक तरफ बट जाते हैं, किसी दो जाति में झगड़ा होता है, ब्राह्मण और दलितों में झगड़ा होता है, बट जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो जाति धर्म, हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक हम बस समझाने के लिए ये चीजें यूज कर रहे हैं। तो जब विभाजन में, जब विभिन्नता में, जब विभिन्नता किसका रूप ले ले, विभिन्नता झगड़ा कर टकरा जाए, आपस में झगड़े हो जाए, वो बट जाए, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजन, सामाजिक विभाजन। तो क्या तुमको सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता में अंतर समझ में आ गया, सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता के बारे में तुम लोगों को पता चल गया, चल गया ना मेरे भाई, अरे बोल भी दो, हाँ चलो देखो, तो ये हमारा टॉपिक था सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, आपको पूछ देगा कि सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता में क्या अंतर है, अगर आप ये दोनों का डेफिनेशन भी लिख देते तो आपका काम हो जाएगा। देखो, किसी भी समाज में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, जब किसी समाज में अलग अलग धर्म जाति भाषा या लिंग या रंग के या संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक विविधता। हाँ, हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के भी लोग हैं, अलग अलग जाति के भी लोग हैं, अलग अलग भाषा के भी, अलग अलग लिंग के भी, अलग अलग रंग के भी, अलग अलग संस्कृति वाले लोग भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया सामाजिक विविधता यानी सामाजिक भिन्नता। आपके वहां पे भिन्नता पूछता है, सामाजिक विभाजन कब बोलते हैं, तो जब ये विविधताएं, अभी जो बताएं जो विविधताएं हैं, ये आपस में अमीरी गरीबी के अंतर में या किसी खास जाति धर्म के होने से एक दूसरे से टकराने लगती है, लड़ने लगती है, ठीक है, ठीक है। किसी एक समूह को लगता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और तो यहां पे क्या हो जाता है, ये समाज विभाजित हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक विभाजन बोलते हैं। और ये सामाजिक विभाजन देश के लिए हमारे बहुत ही बड़ा खतरा है।
समझ में आया मेरे भाई? ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार भाई को सपोर्ट भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और लगे रहो। आगे देखते हैं, आगे देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी आयरलैंड की कहानी। उत्तरी आयरलैंड में क्या होता है देखो, यहां पे भी बात विभाजन, सामाजिक विभाजन का ही है, सामाजिक भिन्नता और विभाजन के बारे में ही। होता क्या है कि जो उत्तरी आयरलैंड है वो, वहां ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, और ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, ठीक है, दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में। वो जो लोग होते हैं किस किस भाग में बटे होते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कौन कौन से दो होते हैं? ईसाई धर्म दो तरीके के होते हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो जो उत्तरी आयरलैंड था, ये देखो, ये हमारा उत्तरी आयरलैंड है, ठीक है, ये पूरा आयरलैंड है और ये उत्तरी आयरलैंड है, और इधर हमारा ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, तो ये जो उत्तरी आयरलैंड थे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 44% लोग जो थे तो पूरे ईसाई धर्म के ही, लेकिन उसमें से 44% कौन से ईसाई थे? कैथोलिक थे, और 53% कौन से थे? प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। अब होता क्या है, तो देखो यहाँ पे जो कैथोलिक वर्ग के लोग थे, जिनकी संख्या कम है, जो कैथोलिक वर्ग के लोग हैं, उनका प्रतिनिधि नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। उनकी मांग क्या थी? वो कह रहे थे कि हमको क्या किया जाए, हमको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिला दिया जाए। यानी जो कैथोलिक लोग थे वो कह रहे थे कि हमको कहां मिला दो, हमको जो मैन आयरलैंड है, जो रिपब्लिक आयरलैंड है, उसमें हमको मिला दो, ठीक है। ये जो कैथोलिक लोग थे ये ज्यादातर गरीब हुआ करते थे, मतलब अल्पसंख्यक भी थे, और आर्थिक स्थिति भी इनकी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। जबकि जो प्रोटेस्टेंट थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छा हुआ करता था, ठीक है, उनको उनकी ज्यादा इज्जत होती थी, जिससे यहाँ के लोग में क्या हुआ? विभाजन हो गया। ये जाति के आधार पे और राजनीति के आधार पे ईसाई धर्म के अंदर क्या हो गया? धार्मिक और राजनीति दोनों के विभाजन के कारण ये बंटने लगे आपस में। तो जो कैथोलिक लोग थे उन्होंने कहा कि हमको क्या कर दो, हमको आयरलैंड में मिला दो, ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि आयरलैंड में कैथोलिक लोग ज्यादा थे, ठीक है। आयरलैंड में क्या था? कैथोलिक लोगों की संख्या ज्यादा थी, जबकि जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ब्रिटेन के साथ हैं और ब्रिटेन के साथ ही रहेंगे। उत्तरी आयरलैंड पे ब्रिटेन का पहले से ये था, प्रभुत्व था, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड किसके पास था? ब्रिटेन के पास था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो प्रोटेस्टेंट थे 53%, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ब्रिटेन के साथ ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट ज्यादा थे। समझ में आ गया? प्रोटेस्टेंट ब्रिटेन में ज्यादा थे, तो यहाँ के जो 53% प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने कहा कि हम कहाँ रहेंगे? ब्रिटेन में। कैथोलिक थे, उन्होंने कहा नहीं, रिपब्लिक इंडिया में जाएंगे, रिपब्लिक आयरलैंड में जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। अब इस झगड़े को क्या किया गया? काफी मतभेद हुआ, देखा अंग्रेज ये ब्रिटेन वाले, तो उन्होंने क्या किया, अंत में इस झगड़े का परिणाम क्या हुआ? दशकों तक इनमें क्या होगी? हिंसा होती रही, खूनी संघर्ष हुए, खून बहे, लोग लड़े मरे, जिसमें सैकड़ों लोग क्या हो गए? सैकड़ों सैनिक मारे गए। ब्रिटेन की सेना के साथ झगड़ा होता रहा, ठीक है। और यहां पर अंत में समाधान कब निकला? 1998 में, जब ब्रिटेन की सरकार ने, ये जो ब्रिटेन की सरकार थी, वो ब्रिटेन की सरकार यहां आती है और नेशनलिस्टों के साथ, जो किसका नेतृत्व कर रहे थे? कैथोलिक लोगों का, ठीक है, जो कैथोलिक लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, नेशनलिस्ट पार्टी, उसके साथ एक समझौता किया और उसके बाद दोनों शांति से रहने लगे। अच्छा, ये भी याद रखना, कैथोलिक का जो प्रतिनिधि कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? नेशनलिस्ट। और प्रोटेस्टेंट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तरी आयरलैंड में इसका समाधान किया गया, ठीक है। 1998 में जाकर ब्रिटेन की सरकार जो थी वो नेशनलिस्टों से शांति समझौता करती है और फिर ये सारी चीजें ठीक होती है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विभाजन के बारे में, सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्वों के बारे में। ये जो सामाजिक विभाजन होती है उसमें किसका रोल होता है? ये सामाजिक विभाजन क्यों होती है? सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्वों के बारे में, ठीक है। कैसे लोग सामाजिक विभाजन की राजनीति करते हैं, राजनीति में कैसे सामाजिक विभाजन का फायदा उठाते हैं। देखो, सबसे पहला होता है यहाँ पे लोगों की पहचान।
लोग अपने आप को कैसे सोचते हैं, लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी क्या समझते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वो खुद को खुद के नाम से जान रहा है, वो उसकी आइडेंटिटी हो सकती है। वो खुद की जाति से जान रहा है, उसकी आइडेंटिटी है। वो खुद को अपने धर्म से जान रहा है, आइडेंटिटी है। वो अपने गांव से जान रहा है, आइडेंटिटी है। वो सॉरी, वो अपने राज्य के नाम से खुद को समझ रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना बिहारी, पंजाबी, ठीक है, हरियाणवी। तो इस तरीके से वो कई सारी अपनी आइडेंटिटी बना सकता है, या फिर वो कुल मिला के अपने देश के नाम से जाना सके। हम लोग क्या करते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, है ना। राज्य की आइडेंटिटी बताएंगे तो हम लोग कहेंगे हम बिहारी है ना। गांव की बताएंगे तो अपने गांव का बताएंगे, ठीक है, कहां से हो, दरभंगा से है, मधुबनी से है, सहरसा से है ना, जिला का बता सकते हैं। तो ये सबसे पहला बात तो ये होता है कि लोग अपनी आइडेंटिटी क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, अपने आप को किस आइडेंटिटी में देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हो जाता है कि लोग खुद को किस रूप में देखते हैं, है ना। ये जो राजनीति चलती है सामाजिक विभाजन की, ये कैसे शुरू होता है, तो ये पहले बात तो होता है कि लोग अपने आप की पहचान किस रूप में करते हैं, खुद को क्या आइडेंटिटी देते हैं। देखो, लोग संकुचित सोच क्या हो जाती है जब लोग खुद को सिर्फ क्या करता है, या तो अपने धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से सिर्फ छोटा मान ले। ठीक है, लोग मान ले कि नहीं, हम इस धर्म के और हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, हम फलाना धर्म के हैं, हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, हमसे आगे कोई नहीं, हम सबसे बड़े, ठीक है, हम ही हैं ब्रह्म। तो इस तरीके की जो भावना होती है वो नीच भावना होती है। अरे तुम धर्म के नाम से क्यों जाने जा रहे हो, या फिर तुम अपने नाम से ही, तुम अपने सिर्फ राज्य के नाम से ही, अरे तुम पूरे भारत के हो, और भारत से ही क्यों, तुम पूरे विश्व के हो, पूरा पृथ्वी तुम्हारा, भगवान तुमको यहाँ जन्म दिए धरती पे एक बार, उसमें भी तो अपनी इतना छोटा सा आइडेंटिटी बना रहे हो। ये तो गलत है ना। अगर भगवान जन्म दिए हैं कि जाओ, अब भगवान का मतलब ये नहीं कि हम हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ईश्वर ने जन्म दिया है धरती पर एक बार, तो क्यों ना हम लोग इसको अपनी आइडेंटिटी बड़ी रखें, हम पूरे पृथ्वी का है, ठीक है ना। क्यों हम अपना छोटा ये बनाए, कहा गया ना वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार ही मेरा क्या है, परिवार है। हमको सिर्फ जाति में, धर्म में, राज्य में, गांव में, इसमें उलझे रह जाए, पूरा ही मेरा है। समझ में आ गया। अपनी आइडेंटिटी ऐसे रखो, सब हम हैं, हम भारतीय हैं, हम पृथ्वीवासी है, ठीक है, हम भारतवासी, हम बिहारवासी, हम गांव जो भी है। तो इस तरीके से अगर आप खुद को छोटा समझने लगे, संकुचित सोच रखें, तो आप खुद को छोटा समझेंगे कि हम इस धर्म के, इस जाति के। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो इसका फायदा उठा ले जाते कौन, नेता। राजनीति में इसका फायदा उठा लिया जाता है आपसे, ठीक है। समझ में आ गया। समाज के अन्य वर्गों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप खुद को बड़का बड़का समझे। यहाँ पे आपने आयरलैंड में देखा, उत्तरी आयरलैंड में, ठीक है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में कैसे झगड़ा हुआ, किसके कारण, कि दोनों एक दूसरे को धर्म को ज्यादा बड़ा मानता था, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। क्यों ना हम लोग अपना सोच बड़ा रखें, व्यापक सोच रखें, बड़ा रखें, ठीक है। जब लोग अपनी जाति, भाषा या धर्म की पहचान के साथ साथ यह भी मानते हैं कि वह क्या है, सबसे पहले अपने देश के नागरिक है, भारतीय है, तो ये टकराव बहुत कम हो जाता है। क्योंकि भारतीय तो वो भी है, अगर हम कह रहे हैं भारतीय, तो हमारे सामने वाला भी तो भारतीय है जो भारत में है, हर भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय है। तो अगर हम ये कह के खुद को इंट्रोड्यूस करते कि हम भारतीय हैं, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी तो कहेगा कि हाँ हम भी भारतीय हैं। हम ये कह के इंट्रोड्यूस करते कि हम फलाना धर्म के हैं, वो उधर से कहेगा हम फलाना धर्म के धर्म, तो इसमें क्या होगा, टकराव होगा, इससे क्या होगा, झगड़े होंगे। हम फलाना जाति के हैं, भी कहेगा हम भी फलाना जाति के हैं, इससे क्या होगा। अगर दो अलग अलग जातियां निकली, हमार अच्छा है, नहीं हमार अच्छा है, तोहर तो ये होता है ना, हमारा ये होता है, तो इसमें क्या होगा, टकराव होगा। उससे बढ़िया हम कहें नहीं भारतीय है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसको भी गर्व होगा, हाँ हम भी भारतीय हैं, तुम भी भारतीय हो, भारत भारत भाई भाई, ठीक है। आगे देखो, तो पहला तो हो गया खुद की पहचान कैसे करते हैं। ये याद रखिएगा, राजनीति, सामाजिक विभाजन की राजनीति के निर्धारक तत्व तो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि सामाजिक विभाजन की जो राजनीति होती है उसके कौन कौन से निर्धारक। पहला होता है खुद की चेतना, स्वयं की चेतना, यानी खुद के बारे में व्यक्ति क्या सोचता है, किस आधार पर खुद को रखता है, कैसे खुद की आइडेंटिटी बनाता है। दूसरा होता है राजनीतिक दल या नेताओं का रोल,
इसका फायदा कैसे या इस पे क्या रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं राजनीतिक दल या राजनेता। ठीक है, अगर किसी भी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल और नेता जनता और सरकार के सामने किस तरीके से उठाते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई चीज मांगा गया, अब मान लो किसी जगह पे एक जाति ए है जिसकी बहुत ज्यादा संख्या है, एक जाति बी है जिसकी संख्या कम है। अब वहां की जो सरकार है वो ए जाति वाले जो भी मांगते हैं उसको तुरंत दे देते हैं। ठीक है, एक जगह है, ए जाति के लोग भी रहते हैं इतने सारे, बी जाति के कम रहते हैं, तो ए जाति वाले जो भी मांगते हैं वो इनको तुरंत सरकार के द्वारा दे दिया जाता है। ठीक है, सरकार के द्वारा तुरंत इसकी पूर्ति कर दी जाती है, और बी वाले लोगों को अनदेखा कर दिया जाता है। बी वाले लोग मानते रहते हैं और उसको अनदेखा किया जाता है। तो इससे क्या होगा, ये समाज बट जाएगा दो भागों में, कि ए वाले का मान लिया जाता है, बी वाले का नहीं माना जाता है। मान लो तुम्हारे क्लास में लड़के भी हैं लड़की भी हैं, टीचर आए बैठे बढ़िया से कहें कि कल जो याद करके लाने के लिए दिए थे सब याद करके लाए हो, तुम कहो हाँ सर सब याद करके लाए हैं। लड़कियों से हल्के हल्के सवाल पूछ लिया, लड़कियां सुना दी, लड़कियों में कुछ लड़कियों ने नहीं भी सुनाया फिर भी उसको छोड़ दिया गया, बोल बैठ जा तो बहुत मेहनत की होगी। और लड़का सबका एक भी गलती हुआ उसको पीट दिया गया, तो क्या हो गया, तुम्हारे साथ अन्याय हो गया। यानी टीचर क्या तुम्हारे साथ रिएक्ट किए, इस आधार पे भी लड़की लड़का बढ़ जाएंगे। अब टीचर भले चले जाए लेकिन लड़का लड़की में तो झगड़ा हो जाएगा इस आधार पे, तुमको तो उसको तो पिटाई लगा ही नहीं, हमको क्यों लगा, है ना। तो ये भी तरीका होता है, जरूरी है कि तुम दोनों के बीच ही झगड़ा हो। झगड़ा तो लड़का लड़की में हुआ नहीं था, अभी झगड़ा किसकी वजह से हो गया, जब टीचर ने उस तरीके से रिएक्ट किया कि लड़कियों को छोड़ दिया लड़कों को पीट दिया, हो गया ना। इसी तरीके से समाज में भी होता है राजनेताओं के द्वारा। ठीक है, वो भी लोगों की मांगों के प्रति क्या रवैया दिखाते हैं, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि समाज कैसे विभाजित होगा। तो अगर एक समूह का बात मान लिया जाता है दूसरे का माना नहीं जाता है, तो ये दो समूह क्या हो जाएंगे, आपस में डिवाइड हो जाएंगे, बट जाएंगे। समझ में आ गया, तो ये समाज क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो देख रहे हो कैसे असर पड़ रहा है नेताओं की भूमिका का, राजनीतिक दलों और नेताओं की क्या भूमिका इसमें रहती है। दूसरा होता है, तो ये क्या हो जाता है, उचित और संवैधानिक मांग। अब देखो अगर कोई व्यक्ति क्या मांग रहा है ये भी देखो। ठीक है, अगर किसी समुदाय की मांग संवैधानिक दायरे में है और उन्हें पूरा करने में किसी दूसरे समुदाय का नुकसान नहीं है होता है, तो ऐसी मांगों को हम लोग क्या करते हैं, ऐसी मांगों को शांति से सुलझाया जा सकता है, ऐसी मांगों को हम लोग उचित मांग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई उचित मांग है जिसको पूरा करने से दूसरे जाति को दूसरा जो समूह है उसको कोई नुकसान नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन ऐसी मांगों को पूरा कर दे हम, सरकार ऐसी मांगों को पूरा कर दे जो कि दूसरे जाति के, जो दूसरे जाति को पसंद ना हो, जो दूसरे जाति को हानि पहुंचाए। ठीक है, जैसे आरक्षण वगैरह आया तो उस समय काफी सारा इस पे सवाल उठा कि आरक्षण जब आया तो छोटी जाति को तो उससे फायदा हुआ, लेकिन जो बड़ी जाति थी, ठीक है, जो जनरल वाले लोग थे, उनको क्या हुआ, काफी हानि हुआ। तो इस पे काफी सारे सवाल उठे, हालांकि ये लोगों के अच्छे के लिए ही था जो अल्पसंख्यक लोग हैं, तो इस पे काफी सारे सवाल उठे। तो इसी तरीके से अगर कोई नेता सिर्फ इसलिए अपने वोट बैंक के लिए क्या कर दे, किसी की मांगों को पूरा कर दे जिससे दूसरे समूह को क्या हो रहा, हानि हो रहा। जैसे श्रीलंका में क्या कर दिया गया, सिहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया क्योंकि सिहली लोग ज्यादा थे। तमिल को क्यों नहीं किया, क्योंकि तमिल के लोग कम थे। ठीक है, तो अगर सिर्फ वोट बैंक के लिए हमको इससे वोट मिल जाएगा इसके लिए हम इसकी बातों को मान लेते हैं, ऐसा कोई कर देता है तो इससे क्या होता है, समाज विभाजित हो जाता है, बट जाता है। ठीक है, ये किया गया था सिहली और तमिल के साथ श्रीलंका में। तो ये हो गया दूसरा कि राजनीतिक दल और नेता कैसा रवैया रखते हैं लोगों की मांगों के प्रति, कि कोई भी मांग आया उसको हम पूरा कर देंगे, नहीं, ऐसी मांगों को पूरा करेंगे जो कि क्या हो, संविधान के दायरे में हो। ठीक है, और लोगों को, दूसरे लोग समूह को उससे कोई हानि ना हो। तीसरा है सरकार का रवैया। देखो सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, बोलता है अगर सरकार अल्पसंख्यक या पिछड़े समूहों को उचित और जायज मांगों को मान लेती है और उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी देती है तो सामाजिक विभाजन कभी भी देश के लिए खतरा नहीं बनेगा। यानी जो अल्पसंख्यक के, जो नीचे के लोग हैं, उनको भी अगर पावर दिया जाए, उनको भी लाया जाए पॉलिटिक्स में, उनको भी लाया जाए, अगर सत्ता की साझेदारी उनके साथ भी की जाए, उनको भी कुछ पावर दिया जाए कि तुम भी रखो, लो तुम भी चलाओ शासन, तो वो लोग भी ऊपर उठेंगे, वो लोग भी जल्दी से आ जाएंगे शासन में, तो वो लोग भी खुश रहेंगे कि हाँ हमारे पास भी कुछ पावर है। और इससे क्या होगा कि कभी भी सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेगी।
लेकिन क्या होगा, दमन कब होगा, अगर बहुसंख्यक वर्ग के दबाव में आकर सरकार अल्पसंख्यकों की मांगों को क्या कर दे, पूरा ना करे, उनको पुलिस या सेना के बल पर कुचलने की कोशिश करे, तो इससे क्या होता है, तो वो लोग गृह युद्ध कर देंगे। ठीक है, अपने ही क्षेत्र के अंदर अपने ही आपस में ही जो युद्ध हो जाता है उसको हम लोग गृह युद्ध बोलते हैं। घर में दो आदमी आपस में लड़ लिया, चचा पापा लड़ लिए, मम्मी पापा लड़ लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गृह युद्ध। उसी तरह अगर देश के अंदर के लोग ही आपस में लड़ ले उसको हम लोग गृह युद्ध बोलते हैं। चलिए, लैंगिक और धार्मिक, उसके अलावा जातीय विभाजन के बारे में, जातिगत विभाजन के बारे में समझते हैं, कैसे लिंग, धर्म और जाति के आधार पर हमारा समाज बट जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिंग के आधार पर कैसे बट जाता है। तो हमारे समाज में स्त्रियों और पुरुषों को क्या किया जाता है, पहले ही बांट दिया जाता है, काम बांट दिया जाता है उनका, ठीक है, श्रम विभाजन कर दिया जाता है लैंगिक आधार पे, कि स्त्रियां घर के अंदर का काम करेंगी, पुरुष घर के बाहर का काम करेंगे, पहले से ही दे दिया गया है। क्या पता स्त्रियों को आगे बाहर का काम करना हो, क्या पता स्त्रियां बाहर के कामों में ज्यादा अच्छी हो। अभी कुछ दिनों पहले सुनीता विलियम अंतरिक्ष से लौट के आई है, कैसे उन्होंने आसमान छुआ, अगर वो घर से बाहर ही नहीं निकलती तो कैसे ये काम कर पाती वो, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि स्त्रियां घर का ही काम करें, लेकिन ये चीजें पहले से तय हो, समाज में तय है, जिसको अब खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे। उसके अलावा पितृसत्तात्मक समाज, इसमें क्या होता है कि पुरुषों को ज्यादा प्रबल माना जाता है, पुरुषों का ज्यादा वर्चस्व रहा है समाज में, दबदबा रहा है। ठीक है, स्त्रियों के लिए भी बहुत सारे डिसीजन पुरुष ही लेते हैं, जो गलत है। स्त्रियों को अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए और उन्हें लेने देना चाहिए। उसके अलावा राजनीतिक स्वरूप क्या होता है, तो बहुत समय तक स्त्रियों को राजनीति में नहीं आने देगा। शुरू में जब डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र भी आया तो उनको चुनाव वोट देने तक का अधिकार नहीं था, शुरू में उनको वोट देने का अधिकार भी बहुत बाद में जाकर मिला। हमारे यहाँ क्या किया गया इसके लिए, इसके सुधार के क्या कदम, तो बिहार में क्या किया गया, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में 50% सीट ही फ्री कर दिया गया, किसके लिए, रिजर्व कर दिया गया, किसके लिए, महिलाओं के लिए। 50% सीटें आरक्षित कर दी गई, किसके लिए, महिलाओं के लिए, कि 50% पुरुष लड़ेंगे और 50% पे महिलाएं। जाओ अब देखिए, लैंगिक, धार्मिक और जातिगत विभाजन, सॉरी हम लोग लिंग के आधार पर पढ़ लिया, धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे भी लोग बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं सांप्रदायिकता के बारे में। सांप्रदायिकता क्या है, तो जब धर्म, लोग अपने धर्म को, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं एक जगह पे, तो लोग जब एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने लगे, बड़का मानने लगे, महान मानने लगे, और उस धर्म के आगे सॉरी उस धर्म के आगे बाकी सभी चीजों को, अपने देश के हितों को भी पीछे छोड़ दे, देश के हितों से भी आगे रख दे अपने धर्म के हित को, उसके लिए लड़े, दूसरे धर्मों से झगड़े, तो इस चीज को हम लोग, ऐसी भावना को, ऐसी छोटी भावना को हम लोग क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता। ठीक है, और हम लोग बहुत बार देखते हैं कि सांप्रदायिक दंगे होते, लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। अब राजनीति में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। राजनीति में क्या करते हैं, राजनेता जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो देखते हैं वो क्या कर देते हैं, लोगों को धर्म के नाम पे भड़का देते हैं, उनके चुनाव में संत साधु को खड़ा कर देते हैं, मौलवी को खड़ा कर देते हैं, और इस सबसे क्या होता है, लोग आपस में धर्म के नाम पर वोट देकर चले आते हैं या फिर लड़ते हैं आपस में। और इसका समाधान हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही कर दिया था, उन्हें पता था कि ये चीजें लोग करेंगे, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, उन्होंने इसके लिए, एक मिनट, उन्होंने इसके लिए एक अच्छा उपाय क्या निकाला, उन्होंने हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष पहले ही घोषित कर दिया। उन्होंने क्या किया, हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया, धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि देश का या सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, और ना ही देश या सरकार किसी धर्म को बढ़ावा देगी। ठीक है, उसके लिए सारे धर्म समान है और सारे धर्मों को, सारे सभी को एक समान अधिकार भी देगी और एक समान समझेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है धर्म के आधार पर। अब अगला देखिए, जातिगत आधार पे, तो जाति का भी सेम इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाता है राजनीति में। लोग क्या करते हैं, राजनेता देखते हैं जिस क्षेत्र में चुनाव का अपना प्रतिनिधि खड़ा कर रहे हो तो उसमें देखते हैं कि किस धर्म के लोग ज्यादा है, और उसी धर्म नहीं, जाति, किस जाति के लोग ज्यादा है और उसी जाति का अपना प्रतिनिधि खड़ा कर देता है, जिससे लोग जाति के नाम पे वोट देकर चले आते हैं और 5 साल तक उसी को झेलते रहते हैं, चाहे भले वो अच्छा काम कर रहा हो ना कर रहा हो, हमारे धर्म, हमरा जाति के हैं, हमरा जात के हैं, अपना जात के नाम पे जाके वोट दे देते हैं और फिर झेलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या किया गया है, पहले तो क्या हुआ, शुरुआत में जो हमारा ये था वो वर्ण व्यवस्था, यानी काम के आधार पर लोगों को बांटा गया था, जाति में काम के आधार पर लोगों को बांटा गया था। लेकिन बाद में क्या हो गया, जिस जाति में जन्म लिया वही लोगों का काम होने लगा।
ठीक है। धीरे धीरे ये और आगे बढ़ा, ऊंच नीच की भावना आने लगी, छोटी बड़ी जाति हो गई, छुआछूत की भावना आ गई कि छुओगे नहीं और छूना अधर्म है, ठीक है, छोटी जाति के लोग को छूते नहीं थे। इस तरह की कई सारी चीजें आई और बाद में जाकर इसको क्या किया गया, खत्म किया गया। तो हमारे अनुच्छेद 17 जो है उसमें छुआछूत को खत्म किया गया है। तो याद रखना, छुआछूत को खत्म किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में, ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है, छुआछूत को खत्म किया गया है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लैंगिक मसले। तो ये हम लोग अभी भी पढ़े कि किस तरीके से महिलाओं को और पुरुषों को काम के आधार पर बांट दिया गया, उनकी राजनीति में भूमिका पहले से खत्म कर दी गई महिलाओं की, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे है और बाद में जाकर इसमें क्या किया गया, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। इसके लिए हमारे बिहार में क्या किया गया, राजनीति में उनको 50% सीट भी दी गई। अब देखिए नारीवादी आंदोलन क्या है। तो क्या होता है, ऐसा आंदोलन जब महिला और पुरुषों को महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार के लिए और समान अवसर के लिए और पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी बराबरी मांगने के लिए जो आंदोलन होते हैं, जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसको हम लोग कौन सा कहते हैं, नारीवादी आंदोलन कहते हैं, ठीक है। जब महिलाएं इसलिए लड़े कि हमको पुरुष के बराबर अधिकार दिया जाए, उनके बराबर सम्मान दिया जाए, ऐसा जो आंदोलन होता है, इस आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको इस परिभाषा को याद रख लेना है, इसको नारीवादी आंदोलन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, राजनीति में महिलाओं का तो हम लोग बताएं कि शुरुआत में चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कहीं भी महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी थी नहीं। महिलाएं मात्र 10 से 12% ही राजनीति में पार्टिसिपेट कर रही थी। फिर बाद में जाकर क्या किया गया, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया, दोनों जगह, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, ठीक है। दोनों ही जगह क्या कर दिया गया, 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई, आरक्षित कर दी गई कि यहाँ पे महिलाओं का ही सीट है वो, ठीक है। और हमारे बिहार में तो क्या किया गया, हमारे बिहार में तो 50% सीटें ही पंचायती राज में महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब महिलाओं को भी आगे लाया जा रहा है, राजनीति में हो चाहे समाज में। चलिए यहां पर हमारा ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाता है। हम लोगों ने इसमें हर टॉपिक को, हर चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। हर चीज एक एक चीज अच्छे से समझाने की कोशिश की हमने, हर चीज समझ में आया होगा। बस आप पढ़ते रहिए, आपका 10th है, ये 10th इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सीरियस होकर पढ़िए, हर चीज को अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए और बिल्कुल सीरियस हो जाइए, है ना। तो हम लोग इस चैनल पे ही सारा सोशल साइंस और साइंस का सारा सब्जेक्ट खत्म करने वाले हैं। फिर बाद में हम लोग उसको रिवीजन भी करेंगे, लाइव क्लास भी लेंगे। तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये चैनल वीडियो पसंद आ रहा है, इस तरीके के अगर मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। हम लोग अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लेट्स स्टडी, लेट्स ग्रो, लेट्स क्रैक BSc।